क्या फोटोकॉपी दस्तावेज कोर्ट में मान्य है? क्या आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जिसके मालिकाना हक का सबूत केवल एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है? सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी के एक रीसेंट जजमेंट में ये दो बड़े सवालों का जवाब दिया है। आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्या एक फोटोकॉपी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल की जा सकती है? अगर की जा सकती है, तो किस सिचुएशन में की जा सकती है? और अगर नहीं की जा सकती है, तो क्यों नहीं की जा सकती है? और हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको एक ऐसी संपत्ति खरीदनी चाहिए जिसके मालिकाना हक का सबूत केवल एक फोटोकॉपी है? और अगर आपने ऐसी एक संपत्ति खरीदी है, तो उसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बेनामी एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है और किसी और के नाम पे संपत्ति लेने की दलील कोर्ट में क्यों नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से और समझते हैं आज के टॉपिक को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, कोर्ट में एविडेंस यानी साक्ष्य के नियम को तय करता है। इस एक्ट का सेक्शन 65 और 66 फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के बारे में हमें बताता है कि फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट कोर्ट में ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, और अगर ली जा सकती है तो उसके क्या-क्या एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिनमें ली जा सकती है। पर सबसे पहले हमें इसके लिए आज के केस को समझना होगा। आज के केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल हैं। आज के केस में वादी ने एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट किया अपने जीजा जी के फेवर में कि वो उनकी एक संपत्ति का ख्याल रख सकें। जब कुछ साल बाद वादी ने प्रॉपर्टी वापस मांगी, तो उनके जीजा जी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी तो उन्होंने बेच दी। अब मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में वादी का कहना था कि पावर ऑफ अटर्नी के तहत उन्होंने अपने जीजा को केवल प्रॉपर्टी मैनेज करने की पावर दी थी। वहीं दूसरी तरफ वादी के जीजा का कहना था कि पावर ऑफ अटर्नी के तहत उनको प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार था। और जीजा ने पावर ऑफ अटर्नी की फोटोकॉपी दाखिल करने की कोशिश की कोर्ट में। इसी बात से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि क्या एक फोटोकॉपी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर फोटोकॉपी दस्तावेज दाखिल की जा सकती है और अगर फोटोकॉपी दस्तावेज से ये दिखता है कि पावर ऑफ अटर्नी में प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार था, तो फिर वादी का केस नहीं निकलेगा। और अगर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट दाखिल ही नहीं की जा सकती है, तो फिर ये पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे जो बैनामा बना है वो रद्द हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 और 66 क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत दो तरह के लिखित साक्ष्य होते हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होती है उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, और जो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होती है उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधान कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जब भी कोर्ट में दाखिल की जाए वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और कुछ ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट यानी कि सेकेंडरी एविडेंस दाखिल कर सकते हैं। अब इस सेकेंडरी एविडेंस को दाखिल करने के जो नियम है वो सेक्शन 66 में दिए गए हैं। यानी कि सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट हमें ये बताता है कि किन किन चुनिंदा परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस यानी कि एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 66 पढ़े तो उसमें एक लंबी सी लिस्ट दी गई है, और इसमें से कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जब ओरिजिनल खो गया हो, जब ओरिजिनल दूसरे पार्टी के पास हो और दूसरी पार्टी उसको नहीं प्रोड्यूस कर रही हो नोटिस देने के बाद भी, जब ओरिजिनल ऐसी जगह है जहां से लाया नहीं जा सकता है, ये डॉक्यूमेंट जब पब्लिक नेचर का हो, ऐसे कई सिचुएशन दिए गए हैं सेक्शन 66 में, और उन्हीं चुनिंदा परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस यानी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात रही फोटोकॉपी की, पर आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें वादी के जीजा ने एक और दलील दी। उनका कहना था कि पावर ऑफ अटर्नी इसलिए एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि असलियत में प्रॉपर्टी भले वादी के नाम पे है, पर प्रॉपर्टी में पूरा पैसा जीजा ने लगाया था, और इसी वजह से प्रॉपर्टी लेने के बाद वादी ने एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करके उनको प्रॉपर्टी वापस दे दी। अब इस बात के सबूत में जीजा ने वही फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, और जो कि पावर ऑफ अटर्नी की एक फोटोकॉपी प्रतिलिपि थी। पर दोस्तों, फोटोकॉपी को एडमिट करने की प्ली को तो कोर्ट ने कंसिडर किया, पर इस दलील को तो कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया। यानी कि इस दलील को तो कोर्ट ने एडमिट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, एक एक्ट है बेनामी एक्ट। बेनामी एक्ट सिंपली कहता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रॉपर्टी पे नाम किसी और का है, पैसा किसी और का है, तो वो प्रॉपर्टी एक बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 4 के 2 क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में ऐसा केस फाइल ही नहीं कर सकता कह के कि प्रॉपर्टी मैंने किसी और के नाम पे ली है पर पैसा अपना डाला है। और क्लॉज 2 ये कहता है कि इस दलील को आप
एज अ डिफेंस यानी एज अ बचाव भी किसी केस में नहीं ले सकते हैं। यानी कि ये दलील कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है पर पैसा मेरा है, ये कोर्ट में दी ही नहीं जा सकती है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं इशू पे और देखते हैं कोर्ट ने पावर ऑफ अटर्नी के फोटोकॉपी प्रतिलिपि को दाखिल किया या नहीं किया। फोटोकॉपी दस्तावेज कुछ ही चुनिंदा परिस्थितियों में दाखिल होती है और ये परिस्थितियां एविडेंस एक्ट के सेक्शन 66 में हैं। ये इनमें से एक परिस्थिति है कि जब ओरिजिनल किसी और के पास है, तो भी आप फोटोकॉपी दे सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, अगर ओरिजिनल किसी और के पास है और आपको फोटोकॉपी कोर्ट में दाखिल करना है, तो आपको कोर्ट में दिखाना होगा कि आपने एक नोटिस भेजा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के होल्डर को कि आप हमें ओरिजिनल कॉपी दें और उन्होंने ओरिजिनल कॉपी देने से मना कर दिया। अब इस केस में जीजा के पास ऐसी कोई नोटिस नहीं थी दिखाने के लिए कि उन्होंने वादी से ओरिजिनल ऑफ पावर ऑफ अटर्नी मांगा था। दूसरी बात, जीजा के पास कोई सबूत नहीं था कि पावर ऑफ अटर्नी खो गया है या कैसे खोया है। और तीसरी बात दोस्तों, कोर्ट ने देखा कि पावर ऑफ अटर्नी की जो फोटोकॉपी है, उसमें बहुत से गैप हैं। खासकर जो सेल का क्लॉज था, उसमें शब्दों में क्लैरिटी नहीं थी। तो दोस्तों कोर्ट ने देखा कि डॉक्यूमेंट प्रिमा फेसाई सस्पिशियस है। और दूसरी बात फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को दाखिल करने के कड़े नियम जो कि सेक्शन 66 में दिए गए हैं, उनको पूरा नहीं किया गया था। तो दोस्तों इस वजह से इस केस में फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को दाखिल ही नहीं किया गया। जब फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं हुई, तो फिर जीजा ने जिसको प्रॉपर्टी बेची थी, उस बैनामे का क्या हुआ? दोस्तों जब फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट कोर्ट में मान्य ही नहीं थी इस केस में, तो फिर बैनामा रद्द हो गया। यानी कि जीजा ने प्रॉपर्टी जिनको बेची थी, वो सेल कैंसिल हो गई और वो सेल मान्य नहीं रही। इसीलिए दोस्तों इस केस से हमें देखने को मिलता है कि आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, जिसके मालिकाना हक का अधिकार सिर्फ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है। आपको कोई कुछ भी दलील दे कि ओरिजिनल यहाँ है, वहाँ है, बैंक में है, लोन पे है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में है, आपको नहीं सुनना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रही है तो आप डील छोड़ के जाइए। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने में आदमी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तक लगा देता है और ऐसे रिस्की डील से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस जजमेंट के क्या की टेकअवेज़ हैं? दोस्तों पहली बात तो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होती है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना है, कोई दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करना है, तो आपको ओरिजिनल ही करना है। कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट दाखिल की जा सकती है, पर इसके कड़े नियम हैं जो कि सेक्शन 66 में दिए हैं। अगर ये कड़े नियम पूरे नहीं किए जाते हैं, तो फिर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं रहेगी। और दूसरा की टेक अवे है दोस्तों कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी डील ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें मालिकाना हक का सबूत केवल एक फोटोकॉपी दस्तावेज है। क्योंकि देर सवेर दोस्तों अगर कभी टाइटल प्रूफ करना पड़ा, तो आपको पता है कि कोई भी सेलर कैनॉट ट्रांसफर अ टाइटल ग्रेटर देन व्हाट ही हैज़। अब सेलर के पास प्रॉपर्टी का अधिकार ही ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट मानती नहीं है, तो वो आपको टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो सेल वॉइड हो जाएगा और यानी कि आपके पैसे डूब जाएँगे। इसीलिए ऐसा हमें नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो और ये केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो। केस की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमसे देश के किस कोने से जुड़ रहे हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।